हाँ जी सेठ जी। माहौल तो सक्सेसफुली आईयूपीएसी कंप्लीट करने के बाद फिर से एक बार मुलाकात। जीवन में खुशियां भरने का ठेका लिया है और हैशटैग समा चलता रहना चाहिए। आनंद जीवन में भरपूर रूप से मतलब रहना चाहिए। जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आनंद, है ना। जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता जाए आनंद भी बढ़ता जाना चाहिए, है ना। जीवन का यही मकसद होना चाहिए, है ना। जीवन का यही मकसद होना चाहिए। तसल्ली से अभी एक आध मिनट और वेट कर लेते हैं। कोई पानी पीने गया होगा, कोई टॉयलेट गया होगा, किसी की मठरी फंस गई होगी, है ना, किसी की चाय का सिप फंसा हुआ होगा, है ना। तो एक आध मिनट और वेट कर लेते हैं, है ना, फिर माहौल बनाते हैं। वेरी कॉन्सेप्चुअल चैप्टर आइसोमेरिज्म, पूरा कॉन्सेप्ट से भरपूर, कोई रट्टाफिकेशन नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट्स, नो रट्टाफिकेशन। रटना है ही नहीं, समझ रहे हो गुड्डू भैया। नो रट्टाफिकेशन, ओनली कंसेप्चुअल थिंग्स। इंपॉर्टेंट क्या है जीवन में? कंसेप्ट का भरना। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ दोस्त, दो तरीके होते हैं पढ़ने के। जैसे आप जब छोटे थे, तो छोटे छोटे जब आप थे, नन्हे मुन्ने से थे, तो आप क्या करते थे? चीजों को रटते थे एग्जाम देने के लिए, रटते थे, फिर आप भूल जाते थे। तो आपको एकदम से जैसे कोई कोई आंसर लिखना है, आंसर लिखते वक्त आपके दिमाग में से ऐसे गायब हो गया, यार वो इसके बाद क्या आएगा, अरे वो इसके बाद क्या था, इज, फिर आप पूरा इसके बाद क्या रटा था मैंने, इज, इसके बाद क्या था यार, इसके बाद क्या था, उस इसके चक्कर में आप पूरा आगे का, आपको आगे का पता है लेकिन इसके बाद वाला वर्ड नहीं आ रहा, उसकी वजह से वो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता था। वो होता था रट्टाफिकेशन। और उसी चीज को अगर आपने समझ के करा होता, तो वो इज द, ऑफ मी, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट ही नहीं होता। बात समझ रहे हो आप? थैंक यू यार। तो इसलिए इसलिए क्या है ना, कि वो इज द, ऑफ के चक्कर में नहीं पढ़ना है। सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट पे ध्यान देने हैं। कोई सा भी सब्जेक्ट हो, बायोलॉजी भी बहुत कंसेप्चुअल है, मतलब होती है, मतलब कंसेप्ट होता है, सॉरी ऐसा बोलना नहीं। एवरी सब्जेक्ट इज वेरी कंसेप्चुअल। आपको कभी भी रटना नहीं चाहिए किसी भी सब्जेक्ट को। अगर आप कोई चीज समझ के पढ़ते हो, तो वो बहुत दिनों तक याद रहती है, रिवाइज करने में इजी रहती है। और अगर आप उसको रटते हो तो दिक्कत हो जाती है। देखो, जब आपने बचपन में एबीसीडी पढ़ी थी, तो आपने उसको इतनी बार इस्तेमाल किया, इतनी बार इस्तेमाल किया, कि अब वो एबीसीडी आप चाह के भी नहीं भूल सकते। लेकिन अगर मैं वही चीज क ख ग के बारे में पूछूं, हिंदी की जो वर्णमाला होती थी, आप लोग उसे यूज करना कम कर दिए हैं। इस वजह से आपको क ख ग घ शायद उतने अच्छे से याद नहीं होगा। और ये अपने लिए एक शेम वाली बात है। मजाक नहीं कर रहा, अपनी अपनी मातृभाषा को ही अपन ने मतलब वो कर दिया है, समझ रहे हो, क ख ग घ ही याद नहीं रहता। तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर किसी चीज की प्रैक्टिस करते हो, बार बार आप उसको डेली रूटीन में लाते हो, तो आप कभी भी कोई चीज भूल नहीं सकते। मुद्दे की बात तो ये है। ठीक है। तो अगर आप कोई चीज कंसेप्चुअली पढ़ते हो, जैसे आपने, अगर आपको सिर्फ एप्पल बोल दिया जाता और आपको कभी वो दिखाया नहीं जाता, तो आपको फील ही नहीं आती। आपने उस एप्पल को देखा, समझा, अच्छा ये होता है लाल कलर का एप्पल, तो आपको याद रह गया कि हाँ इसे एप्पल कहते हैं। जब आप कोई चीज कॉन्सेप्चुअली पढ़ते हो ना, तो फिर जिंदगी में बताए मतलब, जैसे आपने भले ही वो चीज रटने की हो, लेकिन आपने एक बार कॉन्सेप्चुअली सोच के देखा उसको, तो फिर आपका मन करता है, आपकी उसके प्रति तड़प बढ़ती है, यार क्या ब्यूटी है इस चीज की, ब्यूटी, ब्यूटी, ब्यूटी होती है उस चीज की। तो वैसे ही हमें हर चीज को कंसेप्चुअली पढ़ना है। 100% माल है, मान लो कोई चीज 100% है, अगर अपन ने 95% चीज कंसेप्चुअली पढ़ ली, तो बचा कितना? 5% रेक्टाफिकेशन। 5% चीज रटी जा सकती है। लेकिन अगर इसका उल्टा हुआ कि आपने 5%, यार हंसा देते हो यार तुम यार, मैं सीरियस बात करता हूँ और तुम हंसा देते हो यार, कैसे लोग हैं यार। अब ऐसे हंसाया मत करो यार, रुक जाओ यार, अरे मान जाओ भाई। मैं कोई चीज सीरियसली बताता हूँ, तुम यार हंसा देते हो यार। यार कैसे लोग हैं, रुक जाओ यार।
वो बोल रहा ओवर एक्टिंग। अबे मैं ऐसे हंसता हूँ यार, हंसने में भी ओवर एक्टिंग लग रही है तो मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था आपसे कि 95% अगर आप रटने वाली चीज रखो और 5% कॉन्सेप्चुअल, दिक्कत आएगी। तो 95% चीजों को कॉन्सेप्चुअली रखो, 5% रट्टाफिकेशन। ठीक है सर। चलिए, अब चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। आज का लेक्चर अपन ने लेक्चर नंबर 1 रखा है। हमारा आज से नया चैप्टर चालू हो रहा है, आइसोमेरिज्म। जीवन में फिर से खुशियां खोलने का मौका मिला है, एक बार फिर से मुलाकात कर रहे हैं नए चैप्टर के साथ। और आज हमें पढ़ना है स्ट्रक्चरल आइसोमर का पार्ट 1। अगली क्लास में पार्ट 2 होगा, उसमें खत्म होगा ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, आइए जरा स्टार्ट करते हैं क्लास को। ठीक है, बढ़िया से आप हेडिंग लगा लीजिए। वापस से ब्लैंक स्लाइड पे पढ़ाने का अलग ही मजा है। ठीक है ना, कुछ लिखा पढ़ी नहीं होगी, सब कुछ हाथ से लिखा जाएगा। टॉपिक का नाम डाल लीजिए आइसोमेरिज्म। बढ़िया से नोट्स बनाएंगे सुंदर राइटिंग में। कोई जल्दबाजी नहीं है अपने को, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था। जिसको जल्दी है वो जल्दी वाले तरीके से देख लीजिए, हमें तो आराम से पढ़ने की आदत है, हम तो आराम से ही पढ़ेंगे। आइए, आइसोमेरिज्म जो है वो 2 शब्द से मिलकर बना है। एक होता है आइसो, एक होता है मर्स। आइसो का मतलब होता है गुड्डू सेम, और मर्स का मतलब होता है यूनिट, सेम यूनिट। ये 2 शब्दों से मिलके बना है, 2 शब्दों से मिलके। मैं आपको इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन लिखाऊंगा, बहुत छोटी सी डेफिनेशन, क्योंकि डेफिनेशन छोटी सी है, क्योंकि डेफिनेशन बहुत छोटी सी है, इसलिए उस डेफिनेशन में हर एक चीज वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, डेफिनेशन छोटी सी है। आइसोमेरिज्म जो है वो 2 लोगों के बीच का रिश्ता है। 2 लोगों के बीच का रिश्ता मतलब ये इसका आइसोमर होगा, एक रिश्ता है आइसोमर। जैसे जैसे हमारा पिताजी से रिश्ता, हमारा माताजी से रिश्ता, भाई का बहन से रिश्ता, चाचा का चाची से रिश्ता, भैया का भाभी से रिश्ता, पिता का माता से रिश्ता, दादा का दादी से रिश्ता। ठीक है, हमारा दादी जी से रिश्ता, हमारा दादाजी से रिश्ता। रिश्ता 2 लोगों के बीच में होता है। अकेले का रिश्ता तो तन्हाई से होता है ना गुड्डू, अकेले का रिश्ता तो तन्हाई से होता है। हमें वो वाला रिश्ता नहीं रखना, तन्हाई वाला रिश्ता हमेशा 2 लोगों के बीच में होता है। तो आइसोमर जब भी बात करेंगे तो 2 लोगों के मध्य की बात होगी। 2 से ज्यादा के साथ भी रिश्ता हो सकता है, लेकिन मिनिमम 2 तो होंगे ही होंगे। तो जो इसकी डेफिनेशन है वो डेफिनेशन क्या निकल के आ रही है, आइए इसकी परिभाषा मतलब परी की भाषा देखते हैं कि परियों की भाषा क्या है इसकी। सुनिएगा, 2 और मोर, 2 या 2 से ज्यादा डिफरेंट कंपाउंड, 2 और मोर डिफरेंट कंपाउंड having same molecular formula, same molecular formula are known as isomers। मतलब कंपाउंड कैसे हैं, डिफरेंट है। कंपाउंड कैसे हैं, डिफरेंट है, लेकिन उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा है, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है सेम। ऐसे डिफरेंट कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फलाना डिगना, सब कुछ सेम होगा, लेकिन वो कंपाउंड कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे। तो उनके बीच का रिश्ता जो होगा वो आइसोमर होगा। एक एग्जाम्पल के थ्रू इस बात को समझाना चाहता हूं, और गुड्डू भैया ध्यान से सुनेंगे। C2H6O, इस C2H6O को मैं 2 प्रकार से लिख सकता हूं। एक तो होता है CH3 CH2OH, और दूसरा होता है CH3OCH3। ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर 2 कार्बन है, 3 2 5 1 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है। 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 2 कार्बन है 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। एक है अल्कोहल, एक है ईथर, और यकीन मानिए ये डिफरेंट है। एक के नशे होते हैं, एक के नशे नहीं होते। अल्कोहल के नशे होते हैं, ईथर के नहीं होते। ये कैसे कंपाउंड है, डिफरेंट कंपाउंड है, लेकिन इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा है, सेम है। तो इनके बीच का जो रिश्ता है वो क्या है, ये आइसोमर्स है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, ये नहीं कर सकता। थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होती है, जब हाइड्रोजन फोन से जुड़ा होता है। क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से अगर आपका हाइड्रोजन कनेक्टेड हो, जैसे ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। हाइड्रोजन फ्लोरीन से जुड़ा हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। नाइट्रोजन से जुड़ा हो,
हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, लेकिन कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकता। तो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकते, मतलब ये डिफरेंट कंपाउंड है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। सर हो सकता है आप ये रट के आए हो, बात तो सही है। एक और एग्जांपल ले लो, C4H10, इसको भी मैं दो तरीके से लिख सकता हूं, CH3 CH2 CH2 CH3, और दूसरा तरीका है CH3 CH CH3 CH3। ध्यान से देखोगे 4 कार्बन है, 3 2 5 6 7 8 9 10 C4H10, 4 कार्बन है, 3 4 5 6 7 8 9 10 C4H10। दोनों के दोनों C4H10 ही है, लेकिन एक नॉर्मल ब्यूटेन है, एक आइसोब्यूटेन है, दोनों कंपाउंड अलग अलग है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। इनके बीच का रिश्ता भी क्या है, ये भी आइसोमर्स है। डिफरेंट कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, उनके बीच का रिश्ता क्या कहलाता है, आइसोमर। नोट कर लीजिए गुड्डू भैया, और टीएल 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 चला दीजिए। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, ईमानदारी से पढ़ेंगे, और आप लोगों को भी ईमानदारी से पढ़ना है, कॉन्सेप्चुअली पढ़ना है, ध्यान रहे। और एक चीज दिमाग में रखनी है कि यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ए कॉम्पिटिशन, तो आपको अपने अंदर कंपटीशन की भावना रखनी है। छोटे बच्चों की तरह मत करना, अरे चल कैसे होगा, चल चल बहुत हार्ड है, चल ये है, चल कुछ भी नहीं है, एकदम सरल है, सिंपल है, आसान है, सस्ता है। कंपटीशन है, कंपटीशन को कंपटीशन की तरह ट्रीट कीजिए। जितने तगड़े क्वेश्चंस करके जाओगे, उतना आपके जीवन में खुशियां भरेगी, ध्यान रखना। मैंने आपको आईयूपीएससी पढ़ाया, आपने स्कूल में भी आईयूपीएससी पढ़ा था, डिफरेंस है कि नहीं है? कंपटीशन की आईयूपीएससी अलग है, स्कूल की आईयूपीएससी अलग है। आइए, हमने आइसोमेरिज्म के बारे में एक जानकारी निकाल ली, उसकी डेफिनेशन क्या है। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइसोमेरिज्म। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म की कुछ विशेषताएं हैं। चरित्र, क्या क्या विशेषताएं हैं आइसोमेरिज्म की, आइसोमर्स की क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहली चीज, दे मतलब आइसोमर्स, उनका क्या सेम होता है, दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर मैं कुछ भी बोर्ड पे लिख रहा हूं, जो चीज मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, कुछ भी आपसे पूछी जा सकती है, कुछ भी पूछी जा सकती है, तो मैं बेवकूफ नहीं हूं, हर एक चीज पूछी जा सकती है, तो प्लीज ध्यान से पढ़े। दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एक बात बताओ गुड्डू, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन लगा हुआ हर एक एटम ही सेम है, तो जब आप उसको तराजू पे तोलोगे तो स्ट्रक्चर भले ही डिफरेंट हो जाए, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो वही है, तो भार कैसा आएगा, मॉलिक्यूलर वेट कैसा आएगा, सेम ही आएगा ना। तो दे हैव सेम मॉलिक्यूलर वेट ऑल्सो। दे कौन, मतलब आइसोमर। आइसोमर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा होता है, सेम, तो मॉलिक्यूलर वेट भी कैसा होगा, सेम। तीसरी बात, इनका इंपेरिकल फॉर्मूला, आपने फिजिकल केमिस्ट्री में सुना होगा, इंपेरिकल फॉर्मूला भी कैसा होता है, सेम होता है। दे हैव सेम इंपेरिकल फॉर्मूला। व्हाट इज इंपेरिकल फॉर्मूला, थोड़ा सा बता देता हूं ताकि आपको पता चले, मुझे भी आता है। इंपेरिकल फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला होता है सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का सिंपलेस्ट रेशियो। जैसे मान लीजिए आपने यहां पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा और आपकी चाहत है उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखने की। जैसे मान लीजिए आपने C6H6 लिखा, इसको इतना काटो कि फर्दर काट ही ना पाओ, तो 6 से काट दो, तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला CH। जैसे आपने लिखा C6H12O6, इसको इतना काटो कि फर्दर काट ही ना पाओ, CH2O। C3H4, अब इसका पहले से ही मतलब इसको और काट ही नहीं सकते, क्योंकि अगर काटोगे तो पॉइंट में आ जाएगा, पॉइंट में नहीं आना चाहिए, तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला यही होगा। तो कभी कभी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला सेम हो जाते हैं, बात समझ गए, ये सिंपलेस्ट रेशियो। अब आप ये बताओ, जब उस आइटम का मतलब आइसोमर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम है, तो इंपेरिकल फॉर्मूला तो सेम ही होगा ना भाई। अरे भाई, जब इसका C4H10 था, इसका C4H10 था,
तो जब मैं इसको शॉर्ट में लिखूंगा तो C2H5, तो इसका भी C2H5, इसका भी C2H5। तो आइसोमर का क्या सेम होता है? एम्पेरिकल फॉर्मूला। और अगर इनका एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम है तो सारा माल सेम है, तो एम्पेरिकल वेट भी तो सेम होगा। एम्पेरिकल वेट कैसा होगा? वो भी सेम होगा ना, एम्पेरिकल वेट भी सेम होगा। गुड भैया। अगला पॉइंट, कॉपी पाइजट, दे हैव सेम ड्यू। ओ भाई, ड्यू क्या थी? ड्यू थी C+1 माइनस H+X-N/2। और इसको कब निकालते थे अपन? जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऐसे दिए होते थे तो उनके लिए ड्यू निकालते थे। अरे भैया, जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम है तो इसके अंदर जो माल डालोगे तो सेम ही चीज तो निकल के आएगी। जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम तो ड्यू भी कैसी आएगी? सेम आएगी। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन क्या होगा? सेम होगा। तो इनकी डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन भी सेम होती है। अगला पॉइंट, गोपी भाई दैट, ये गुड्डू चिढ़ रहा है, कॉपी पेस्ट कर रहा हूं तो गुड्डू चिढ़ रहा है मेरे से। दे हैव सेम वेपर डेंसिटी, दे हैव सेम वेपर डेंसिटी। अगेन आपने सुना होगा फिजिकल केमिस्ट्री में कि वेपर डेंसिटी 2 इंटू वेपर डेंसिटी बराबर मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो यहां से 2 को हटा के इसके नीचे लगा दूंगा तो वेपर डेंसिटी क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 2। अब जब मॉलिक्यूलर वेट ही सेम है तो उसको 2 से 3 से 50 से 50 लाख से डिवाइड कर दो, सेम ही तो चीज आएगी ना। मॉलिक्यूलर वेट सेम तो डिवाइड बाय 2 भी तो सेम आएगा। तो आइसोमर का वेपर डेंसिटी भी कैसा होता है? सेम होता है। अब गुड्डू कह रहा है कि मास्टर एक बात बता, मतलब बता तो नहीं बोल रहा, बताओ बोल रहा है कि यार आपने लिखी थी कि दे आर डिफरेंट कंपाउंड। मतलब आपने पहले तो बोला सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अब आपने तो सब कुछ ही सेम कर दिया, तो फिर वो डिफरेंट कैसे है? सब कुछ तो सेम है डिफरेंस है। अगला पॉइंट जो आ रहा है वो डिफरेंस है। कम से कम एक, कम से कम एक फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए? डिफरेंट होनी चाहिए। एटलीस्ट वन फिजिकल या केमिकल, एटलीस्ट वन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी शुड बी डिफरेंट। कम से कम एक फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए? डिफरेंट होनी चाहिए गुड्डू भैया। एटलीस्ट वन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी शुड बी डिफरेंट। या तो फिजिकल या तो केमिकल या तो दोनों, एक या एक से ज्यादा, सब ईश्वर का आशीर्वाद है। कम से कम एक मिलनी चाहिए, एक से ज्यादा मिले ईश्वर का आशीर्वाद है, रख लेंगे, मना नहीं करेंगे। जब ऊपर वाला छप्पर फाड़ के दे रहा है तो लेंगे ना भाई, क्यों नहीं लेंगे? तो एटलीस्ट वन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी अलग होनी चाहिए, जैसे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डाइपोल मूवमेंट, इस तरह की प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। गलत गलत नहीं, स्ट्रक्चर और नाम ये सब फालतू बातें हैं। अभी ऐसी चीज भी आएगी जब स्ट्रक्चर भी सेम हो जाएगा और नाम भी सेम हो जाएगा। क्या बात कर रहे हो सर, ऐसा भी होता है? हाँ, वेट तो करो आप। आधा ज्ञान हमेशा दिक्कत करता है, अधूरा ज्ञान इज ए प्रॉब्लम। ज्ञान लो, पूरा लो, या तो जीरो कर दो। जीरो इज बेस्ट और पूरा इज बेस्ट, अधूरा इज डिफिकल्ट। नोट कर लीजिए, टीएल का इंतजार है। नोट कर लीजिए, टीएल का इंतजार है गुड्डू भैया। एक दफा तुम तो सनम, तुम खुशी में बदल जाए। अब जैसे अपन ने ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन पढ़ा था, वैसे ही आइसोमर्स का भी क्लासिफिकेशन है। आइसोमर्स का क्लासिफिकेशन है, इसको दो मेजर पार्ट्स में बांटा गया है, एक और दो। आपका जो चार्ट बनेगा ना, वो आप लैंडस्केप में भी बना सकते हो या नॉर्मल पोर्ट, ऐसे ही बना लो। आप तो ऐसे कॉपी है ना, ऐसे ही बना लो, आड़ा मत करना उसको, बन जाएगा। पहले देख लो कैसे बनता है। इतना पोर्शन एक आएगा और एक इतना पोर्शन आएगा, ठीक है। दो पार्ट्स में डिफाइंड है, एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स
और एक होते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। एक स्ट्रक्चरल आइसोमर होते हैं और एक स्टीरियो आइसोमर होते हैं, मेजर दो कैटेगरी। स्ट्रक्चरल आइसोमर के अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं जो हमें आज और कल के लेक्चर में कवर करने हैं। 1 2 3 4 5 और 6। स्ट्रक्चरल आइसोमर में होता है चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म और टॉटोमेरिज्म। इस टॉटोमेरिज्म को अपन जीओसी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे क्योंकि इसमें जीओसी के कंसेप्ट यूज होते हैं। चेन पोजीशन फंक्शनल रिंग चेन, इसको बोलते हैं शॉर्ट में सी आई, इसको बोलते हैं पी आई, इसको बोलते हैं एफ आई, इसको बोलते हैं आर सी आई, इसको बोलते हैं एम और इसको बोलते हैं टी शॉर्ट में। ये स्ट्रक्चरल आइसोमर के पार्ट्स हैं। इसी तरह से स्टीरियो आइसोमर को दो मेजर पार्ट में बांटा गया है, सुनिएगा गुड्डू भैया। एक होता है कन्फर्मर्स और एक होता है कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स। एक होते हैं कन्फर्मर्स और एक होते हैं कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स। एक बोल रहा है डाउट, अभी तो कुछ पढ़ा ही नहीं है यार, अभी कैसे कोई डाउट आ सकता है यार। डिफरेंट कंपाउंड है बेटा, ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन आर डिफरेंट। केमिकल प्रॉपर्टी होता है रिएक्शन करने की टेंडेंसी। अभी तो बेटा स्टार्ट हुआ है। क्या सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट कंपाउंड? यस यस बेटा पूर्णिमा, ऐसा हो सकता है। सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट कंपाउंड मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। कॉन्फिगरेशनल आइसोमर जो है वो फिर से दो पार्ट में बांटे गए हैं। एक होते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, देखो आपके मन में, देखो आपके मन में आईयूपीएससी में डाउट्स आते थे, आपके मन में जो डाउट उठते थे मैं क्लियर कर देता था कि नहीं क्लियर कर, आप यही तो ट्यूनिंग होती है। आपकी मेरे से फ्रीक्वेंसी मैच हुई, ट्यूनिंग मैच हुई, क्या मैच हुआ कि यार जो हमारे मन में डाउट आते हैं ये देर सवेर उस डाउट को क्लियर कर देता है। तो आप यकीन मानिए यही हम लोगों का एक्सपीरियंस है कि हमें पता, ऑफलाइन में इतना पढ़ाया ना, हमें पता है आपके मन में क्या डाउट्स आएंगे तो हम क्लियर कर देंगे। कभी कभार कुछ नया थॉट आ जाता है, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम डाउट्स वही रिपीटेटिव होते हैं, तो हमें पता है आपके मन में क्या डाउट आएंगे, ठीक है ना, टेंशन मत लीजिए आप। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। कॉन्फिगरेशनल दो पार्ट में, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल को शॉर्ट में बोला जाता है जीआई और इसको बोला जाता है ओआई। अब ये जो चैप्टर है 9 बजे तक क्लास चलेगी, इससे ज्यादा नहीं लूंगा, टेंशन मत लो। 9 है ना, है ना बेटा, इन सब में कुछ भी नहीं रखा। आप बोल रहे हो ना सर को बुलाओ, सर को कॉल करो, ये सब करते रहेंगे क्या जीवन में? मुझे पता है आपको ये सब देख के बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कभी भी ये सब चीजें है ना, इफ यू आर इन अ कॉम्पिटिटिव माहौल, इफ यू आर डूइंग, मतलब इफ यू आर डेडिकेटेड टुवर्ड्स योर स्टडी एंड इफ यू आर वेरी डेडिकेटेड टुवर्ड्स योर ड्रीम टू बिकम अ डॉक्टर, कोई मतलब नहीं है इन बातों का। नहीं करो यार, सरप्राइज दूंगा किसी दिन बुला के, अच्छा लगेगा। वो सरप्राइज रहना चाहिए, आप बुलाओगे फिर मजा क्या रह जाएगा? सरप्राइज होती है वो चीजें, तो सरप्राइज को सरप्राइज रहने दो, ठीक है ना, तब मजा आता है। अब इस चैप्टर के अंदर 4 चैप्टर है गुड्डू, इसके अंदर 4 चैप्टर है। पहला चैप्टर है स्ट्रक्चरल आइसोमर, दूसरा चैप्टर है कन्फर्मर, तीसरा चैप्टर है जीआई और चौथा चैप्टर है ओआई। इस चैप्टर के अंदर 4 चैप्टर है। इसमें हमें 2 से 3 लेक्चर लगेंगे, इसमें 2 लेक्चर लगेंगे, इसमें 3 से 4 लेक्चर लगेंगे और इसमें 4 से 5 लेक्चर लगेंगे। मैं आपको पहले ही बता रहा हूं ताकि आप ये नहीं बोलो अरे चल कितना टाइम लगेगा चल, कब तक चलेगा चल, तो पहले ही मैं क्लियर कर रहा हूं, आप प्लीज उसको गलत तरीके से मत लेना। 3 तो 5,
4 9 और 9 के बाद 4 5 इसके मान लो, तो 13 14 लेक्चर्स हमें लगेंगे इस चैप्टर में ऑलमोस्ट, विद PYQ 14 मान लो आप, लगेंगे इतने। दिस चैप्टर इज वेरी लेंथी चैप्टर एंड वेरी इंपॉर्टेंट। क्लास 11th में पढ़ा रहा हूं, 12th में 11th से ज्यादा यूज होगा। जब रिएक्शंस होंगी ना, उसमें बेहतरीन रूप से काम आएगा। अगेन वही बात बोल रहा हूं कि अगर आपने एक भी लेक्चर स्किप किया, एक भी लेक्चर छोड़ा, तो अगला लेक्चर समझ नहीं आएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज वेरी कनेक्टेड सब्जेक्ट। अगर आपने क्लास 11 ढंग से नहीं पढ़ी तो क्लास 12 पूरी बर्बाद हो जाएगी। प्लीज फोकस होके पढ़े, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ठीक है दोस्त, आई एम रिक्वेस्टिंग यू। अब मैं आपको क्या बताऊंगा, इस चार्ट को ओपन करेंगे, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो में क्या डिफरेंस है वो देखेंगे, फिर स्ट्रक्चरल को पढ़ेंगे पहले, चेन, फिर पोजीशन, फिर फंक्शनल, फिर रिंग चेन, फिर मेटामर, टोटोमर, खूब सारे एग्जांपल्स के साथ। फिर एक दिन आएगा जब अपन जीआई पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे कन्फर्मर, फिर पढ़ेंगे ऑप्टिकल। इस तरह से पढ़ेंगे। क्या आपने नोट कर लिया बेटा? बेटा एग्जाम, आप तो सपोर्ट ही नहीं करते यार। आप तो ये सोचते हो कि आप क्लास ले रहे हो। मैं मॉर्निंग में 8 बजे सुबह आया था, सुबह 8 बजे से कंटिन्यू क्लास ले रहा हूँ। बस 1 बजे, सवा 1 बजे मैं घर गया था, सवा सवा 1 बजे मैं घर गया था, सवा 1 से 2 बजे तक मैं घर पे था, जिसपे मैंने लंच किया और 15 मिनट मैं लेटा हूँगा। फिर वापस मैं 2 बजे यहाँ पे आ गया और 2 बजे से मैं वापस से क्लास ले रहा हूँ कंटिन्यू, और जब तक लूंगा, जब तक मतलब आपके समक्ष। उसके बाद भी अगर मेरे अंदर जान बची, हिम्मत बची, तो फिर मैं रिकॉर्डिंग करूंगा एक बैच की रात में, समझ रहे हो? तो अगर मैं आपसे तो बड़ा हूं, है ना, तो अगर मैं ये सब कर सकता हूं, तो आप तो वेरी यंग हो यार, यू आर फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री। मतलब मैं भी हूं, मतलब अभी मैं इतना बड़ा भी नहीं हुआ हूं कि मतलब वैसे, लेकिन आप सोचो ना, समझ रहे हो? और आप टाइम देख के मत पढ़ा करो। आप सुनो, आप टाइम देख के कभी मत पढ़ना, क्योंकि जब आप डॉक्टर बनोगे ना, तो आपके पास मरीज टाइम देख के नहीं आएगा। उसका एक्सीडेंट हो गया मान लो कि यार डॉक्टर साहब तो 8 बजे तक मिलेंगे, तो क्या वो सुबह तक इंतजार करेगा क्या आपका? नहीं। आपको हैंड टू हैंड ऑपरेशन करना पड़ सकता है, रात को 2 बजे भी करना पड़ सकता है, 3 बजे भी। आपने वो ड्रीम चूज किया है। आप, सेवा होती है ये, सेवा, समझ रहे हो आप बात को? दिस इज सेवा। तो आप टाइम देख के ऑपरेशन थोड़ी ना करोगे, इमरजेंसी तो इमरजेंसी होती है ना सर। आइए सर, सबसे पहले हम स्ट्रक्चरल और स्टीरियो, हमने क्या देखा, आइसोमर की डेफिनेशन देख ली। अब हम स्ट्रक्चरल आइसोमर की डेफिनेशन देख रहे हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर की डेफिनेशन, और मैंने तो हमेशा आपको सपोर्ट किया है यार, है ना। मतलब मैं ना 10 लेक्चर में IUPAC पढ़ा देता हूं। मैंने आपकी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग 12 13 लेक्चर लिए कि गुड्डू को समझ में आना चाहिए। मैंने आराम से तसल्ली से खूब सारे क्वेश्चन कराए। मैं भी तो आपको सपोर्ट करता हूँ, आप मुझे इतना सा सपोर्ट नहीं कर सकते? बताओ, कर सकते हो ना? ये तो अपने बीच की बात है यार गुड्डू, है ना। प्रेम हमेशा दोनों तरफ से होना चाहिए यार, एक तरफा प्रेम कब तक करता रहेगा इंसान। अब पीछे लगा है आइसोमर, मतलब आधी से ज्यादा डेफिनेशन तो कॉपी पेस्ट है। क्या होगी? टू और मोर, ये डेफिनेशन ही रट जाएगी आपको थोड़ी देर में। टू और मोर डिफरेंट कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये तो हो गई आइसोमर की डेफिनेशन। अब स्ट्रक्चरल आइसोमर का क्या कहना होगा, क्या डिफरेंस होगा उन मॉलिक्यूल में? डिफरेंस होगा स्ट्रक्चर का, शक्ल अलग अलग होगी, IUPAC नेम अलग अलग होगा। टू और मोर डिफरेंट कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर डिफरेंस कैसे होगा? एटम्स की कनेक्टिविटी अलग होगी, मतलब एटम्स अलग अलग टाइप से जुड़े होंगे। हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर मींस डिफरेंस इन कनेक्टिविटी ऑफ एटम, मींस डिफरेंस इन कनेक्टिविटी ऑफ एटम आर नॉन एज स्ट्रक्चरल आइसोमर। मतलब क्या डिफरेंस होगा? स्ट्रक्चर डिफरेंस होगा। और यहीं पे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, IUPAC नेम कैसा होगा इनका? डिफरेंट होगा। IUPAC नेम डिफरेंट। एग्जाम्पल देखो ना आप, तो एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा।
जैसे C2H6O है, ध्यान से समझना गुड्डू, C2H6O, मैंने आपको बताया था C2H6O को मैं दो तरीके से लिख सकता हूं। एक तो लिख सकता हूं CH3 CH2 OH, और एक लिख सकता हूं CH3 O CH3। आप देखो, इस ऑक्सीजन से एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ कार्बन जुड़ा था, इस ऑक्सीजन से दोनों तरफ कार्बन जुड़े हैं, मतलब एटम के जुड़ने का तरीका डिफरेंट हो गया, शक्ल डिफरेंट हो गई, IUPAC नेम डिफरेंट हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट। पहले मैं इसको आइसोमर बोल रहा था, अब मैं अंदर घुस चुका हूं। अब ये क्या है? स्ट्रक्चरल आइसोमर। देख रहे हो, अंदर घुसता जा रहा हूं, भीतर घुसता जा रहा हूं, स्ट्रक्चरल आइसोमर। इसी तरह से वो जो दूसरा एग्जाम्पल था T4H10, उसको भी अपन दो तरीके से लिख पा रहे थे। एक तो लिख रहे थे कह3 कह2 कह2 कह3, और एक लिख रहे थे कह3 कह3 कह3। ठीक है, अब आप देखोगे तो ये वाले कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हैं, इसमें एक 3 डिग्री कार्बन है, इसमें 1 डिग्री और 2 डिग्री कार्बन है, यानी कि एटम्स की कनेक्टिविटी, एटम के जुड़ने का तरीका बदल रहा है। तो अब हम इसको स्ट्रक्चरल आइसोमर बोल सकते हैं। आइसोमर के भीतर घुस गए अपन, ये क्या है? स्ट्रक्चरल आइसोमर। ठीक है सर, ये बोल रहा है कुछ और गलत है, C2H5 वो होगा। कोई बात नहीं यार, ऐसे ही होता है यार, हम तो गलत ही है। अगला है स्टीरियो आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर सक्सेसफुली समझने के बाद नेक्स्ट है स्टीरियो आइसोमर। एक बोल रहा है क्या पढ़ा रहे हो सर? गुड्डू, अगर आपको अभी तक जितनी चीज बताई है समझ में आ गई है तो स्पैमर्स थोड़े ज्यादा हैं, आज पहली क्लास है ना, थोड़ी जलाना है यार उनकी। बोल रहे हैं क्या पढ़ा रहे हो? अगर हैशटैग समा चल रहा है तो दिखाओ उनको पावर हैशटैग समा की जरा। बोलो, पोल ही नहीं आ रहा आज तो। ओ माय गॉड्स, पोल ही नहीं आ रहा। Shit। आया, लेट आया थोड़ा सा। हैशटैग समा की पावर दिखाओ उनको। आ रहा हूं मैं, हैशटैग समा की पावर दिखाओ उनको आराम से। हैशटैग समा की पावर। अजय गुड्डू, अबे मैंने किडनैप कर लिया था मुझे। एक दफा तुम मिलो तो सनम, पे मर तुम्हारी जला दूंगा। आइए, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या होते हैं? पीछे आइसोमर लगा था, दो या दो से ज्यादा डिफरेंट कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, ये तो आइसोमर था। और अंतर क्या होगा? स्ट्रक्चर का अंतर होगा, इसलिए उनको स्ट्रक्चरल आइसोमर बोला। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है स्टीरियो आइसोमर की। स्टीरियो का मतलब होता है स्पेस। स्टीरियो का मतलब होता है स्पेस। स्पेस मतलब 3 डायमेंशन, मतलब ब्रह्मांड। ये जो आपके आजू बाजू एक ऑरा क्रिएट हो रहा है, इसे बोलते हैं स्पेस। जितनी जगह आपने घेरी हुई है आपके इर्द गिर्द, वो आपका स्पेस है, वो आपका ब्रह्मांड है। कोई टेबल रखी है, उसके इर्द गिर्द की जगह जो उस टेबल ने घेरी है वो उस टेबल का स्पेस है। बोलते हैं ना, इस टेबल को रखने के लिए इतना स्पेस चाहिए, इस सोफे को रखने के लिए इतना स्पेस चाहिए, इस बेड को रखने के लिए इतना स्पेस चाहिए, इस जूते को रखने के लिए इतना स्पेस चाहिए। तो स्टीरियो का मतलब होता है स्पेस। क्या होता है स्टीरियो आइसोमर? पीछे आइसोमर लगा है, आधी से ज्यादा डेफिनेशन कॉपी पेस्ट होगी। दो या दो से ज्यादा डिफरेंट कंपाउंड जिनका क्या सेम होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और साथ साथ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी, क्योंकि अगर स्ट्रक्चर अलग हो गया तो स्ट्रक्चरल आइसोमर हो जाएंगे ना। स्ट्रक्चर भी सेम होगा, अंतर क्या होगा?
अंतर होगा 3 डायमेंशन में दिखने का तरीका, 3D में दिखने का तरीका। आइए डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद अपने यहां पर चीजें समझ में आ जाएगी, अपने यहां पर चीजें समझ में आ जाएगी। यहां से यहां तक की डेफिनेशन तो कॉपी पेस्ट है। गुड्डू भैया नाराज मत होइएगा, समय बचा रहा हूं आपका और मेरा दोनों का। टू और मोर डिफरेंट कंपाउंड हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला एज वेल एज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। मॉलिकुलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होगा। डिफरेंस क्या होगा, जब अपन 3 डायमेंशन में देख रहे होंगे तो जो ग्रुप्स होंगे, एटम्स होंगे, उनका ओरिएंटेशन डिफरेंट होगा। टू और मोर हैविंग डिफरेंस इन ओरिएंटेशन ऑफ एटम और ग्रुप इन स्पेस और 3D में और स्पेस में ओरिएंटेशन डिफरेंस होगा। जैसे जैसे मैं आपको फर्क समझाता हूं, जैसे मैं हूं योगेश, अब योगेश के 2 हाथ यहां लगे हैं और 2 पांव नीचे रखे हैं, ये लगे हैं, ये जो है योगेश है। अगर यहां से मेरा हाथ तोड़ के आपने पांव की जगह लगा दिया और पांव तोड़ के हाथ की जगह लगा दिया, तो वो दूसरा योगेश हो गया, जिसके ये योगेश के 2 हाथ 2 पांव अपनी जगह लगे हैं। उस योगेश का 1 हाथ 1 पांव तो सही जगह लगा है, 1 हाथ की जगह पांव और 1 पांव की जगह हाथ लग गया, मतलब स्ट्रक्चर डिफरेंस हो गया। योगेश तो योगेश है, योगेश का दिल योगेश का दिल, योगेश का दिमाग योगेश का दिमाग, बाकी सब चीजें योगेश की वही है, बस आपने हाथ की जगह पांव, पांव की जगह हाथ लगा दिया, स्ट्रक्चर डिफरेंस हो गया, मतलब वो क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमर है। अब दूसरा एग्जांपल, स्टीरियो आइसोमर का एग्जांपल देखो। ये योगेश है, दोनों हाथ दोनों पांव अपनी जगह लगे हैं। ये दूसरा योगेश है, दोनों हाथ दोनों पांव अपनी जगह लगे हैं। अभी योगेश ने क्या कर रखा है, दोनों हाथ को खड़े कर रखे हैं, ऐसे दोनों हाथ ऊंचे कर रखे हैं। इस वाले योगेश ने दोनों हाथ ऊंचे कर रखे हैं और इस वाले योगेश ने 1 हाथ ऊंचा और 1 हाथ नीचा रख रखा है। जुड़ी हुई सारी चीजें सेम है, दोनों हाथ की जगह, दोनों पांव की जगह, लेकिन यहां पे दोनों हाथ का ओरिएंटेशन दोनों ऊंचे हैं। यहां पर दोनों हाथ में 1 हाथ ऊंचा और 1 हाथ नीचा है, जुड़ाव सेम है, हाथ हाथ की जगह, पांव पांव की जगह, बस यहां ओरिएंटेशन दोनों का ऊंचा, यहां पे ऊंचा और नीचा। ये क्या है, स्टीरियो आइसोमर है। स्ट्रक्चर दोनों का सेम है, हाथ की जगह हाथ, पांव की जगह हाथ, हाथ की जगह हाथ, पांव की पांव, बस ओरिएंटेशन डिफरेंस है। यहां हाथ ऊंचे हैं, वहां 1 हाथ ऊंचा 1 हाथ नीचा है। बोलना भाई, आज्ञा का समझ में। जैसे ये तो योगेश का एग्जांपल था, सपेमर ने दोनों हाथ नीचे कर रखे हैं और सपेमर ने 1 हाथ नीचे 1 हाथ ऊपर कर रखा है। ये दोनों स्ट्रक्चर है या स्टीरियो है, आप बताओ, ये दोनों स्ट्रक्चर है या स्टीरियो है, ये दोनों स्ट्रक्चर है या स्टीरियो है। ये सपेमर का पांव, ये सपेमर का हाथ, ये सपेमर का हाथ, ये स्ट्रक्चर है या स्टीरियो, बताओ, ये स्ट्रक्चर है या स्टीरियो। हाँ, मेला मेला मेलेक एसिड, फ्यूम छिड़की फ्यूमेरिक एसिड, वो स्टीरियो, वो स्टीरियो है ना, ये स्टीरियो है, स्टीरियो है ना। लेकिन अगर मैंने एक सपेमर को लिया और एक सपेमर के दोनों पांव यहां है, दोनों हाथ यहां है, और एक सपेमर लिया और उस सपेमर का 1 हाथ और एक हाथ और 1 पांव यहां है, और यहां पांव की जगह पर हाथ लगा दिया, इस पांव की जगह पर हाथ लगा दिया और इस हाथ की जगह पे पांव लगा दिया। अब इनके बारे में क्या कहना है, ये स्ट्रक्चरल है या स्टीरियो है, ये स्ट्रक्चरल है या स्टीरियो है, बताओ, ये स्ट्रक्चर है या स्टीरियो है। दोनों हाथ दोनों पांव, हाथ पांव पांव हाथ, बताओ ये स्ट्रक्चर है या स्टीरियो है। ये स्ट्रक्चरल है। क्या आपको स्ट्रक्चर और स्टीरियो समझ में आएगा। सपेमर अपनी मदद तो करता है यार, कुछ भी कहो, सपेमर अपनी मदद तो करता है। दिस इज कॉल्ड फील। आइए नोट कर लीजिए फटाफट, फिर अगले पे एक एग्जांपल लेके। अभी अपन ने सपेमर की मदद से समझा, अब अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मदद से समझेंगे स्ट्रक्चर और स्टीरियो को, और आप खुद बताओगे।
वो बोल रहा 19-20 का फर्क है। अबे हाथ की जगह टांग और टांग की जगह हाथ। वो सपेमर पता है कैसे चलेगा? एक हाथ और एक पाँव ऐसा है और एक ऐसे ऐसे चलेगा वो, ऐसे ऐसे चलेगा वो, जिसके दोनों हाथ हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल से स्ट्रक्चर और स्टीरियो को समझते हैं। दो कार्बन, यहां दो हाइड्रोजन, यहां दो क्लोरीन, दो कार्बन, यहां हाइड्रोजन, यहां क्लोरीन, यहां हाइड्रोजन, यहां क्लोरीन, दो कार्बन, यहां हाइड्रोजन, यहां क्लोरीन, और यहां क्लोरीन और यहां हाइड्रोजन। ये है आपका ए, ये है आपका बी, ये है आपका सी। हमें क्या बताना है? ए का रिश्ता बी के साथ, ए का रिश्ता सी के साथ, बी का रिश्ता सी के साथ। आओ हमें क्या बताना है? रिश्ते बताने। हमें रिश्ते बताने, रिश्ते, सामूहिक रिश्ते। हमें रिश्ते बताने हैं गुड्डू। जब भी आपके पास आइसोमर का सवाल आए, सबसे पहला काम, फर्स्ट वर्क, जैसे मैं आईयूपीएससी में बोलता था ना, सबसे पहले पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करो, यहां बोलूंगा सबसे पहले आपको क्या चेक करना है? सबसे अरे यार भाई, अभी फिर बोलेगा ओवर एक्टिंग, हंसी आ जाती है भाई, मैं थोड़ा ऐसे हंसता हूं। बोल रहा पुष्पा झुकेगा नहीं साला। तो सबसे पहले आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करोगे। क्या करोगे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। दो कार्बन, दो हाइड्रोजन, दो क्लोरीन, दो कार्बन, दो हाइड्रोजन, दो क्लोरीन, दो कार्बन, दो हाइड्रोजन, दो क्लोरीन, मतलब तीनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेट है, मतलब तीनों सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाले हैं। अब हमें ये चेक करना है क्या ये आइसोमर है कि नहीं है। ए और बी को देखिए। अगर ए और बी को देखोगे, इस कार्बन पे दोनों क्लोरीन है, जबकि अलग अलग कार्बन पे दोनों क्लोरीन है। मतलब जब आप इसका आईयूपीएसी नेम लिखोगे तो 1,1 डाइक्लोरो, इसका लिखोगे तो 1,2 डाइक्लोरो। मतलब इस एक कार्बन पे दो क्लोरीन जुड़े हुए हैं, अलग अलग कार्बन पे दो। अगर मैं इसको ही उड़ा दूं तो क्लोरीन ही खत्म हो गया इसके जीवन से। अगर मैं इसको उड़ा दूं तो क्लोरीन बचा हुआ है इसके जीवन में। मतलब यहां पर क्या हो रहा है? एटम्स की कनेक्टिविटी, एटम्स की कनेक्टिविटी डिफरेंट है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो ये कौन से आइसोमर है? ए और बी, जल्दी से बताओ। ए और बी कौन से है? स्ट्रक्चरल, शाबाश। ए और बी है आपके स्ट्रक्चरल आइसोमर। सिमिलरली ए और सी को देखो। इस कार्बन से दो क्लोरीन, इससे एक, इससे एक, 1,1 डाइक्लोरो, 1,2 डाइक्लोरो। एटम्स की कनेक्टिविटी डिफरेंट है, एटम्स के जुड़ने का तरीका डिफरेंट है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर डिफरेंट, क्या होंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमर, स्ट्रक्चरल आइसोमर। अब बारी है बी और सी की। वो आप बोल रहे थे ना आईयूपीएसी नेम, ये 1,2 डाइक्लोरो, ये 1,2 डाइक्लोरो, दोनों का आईयूपीएसी नेम सेम है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। इस कार्बन से भी HCl, 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 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। स्ट्रक्चर कैसे आ रहे हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर कैसे आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं। मतलब ये स्ट्रक्चरल आइसोमर तो नहीं हो सकते। क्या पता ये आइसोमर ही ना हो, क्या पता हो, क्या पता ये आइसोमर ही ना हो, दोनों सेम ही चीज लिखी हो, क्या पता हो। कैसे पता चलेगा? मैंने आपको बताया था कम से कम एक फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए? डिफरेंट होनी चाहिए। अगर मैं आपके समक्ष एक फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट करके पटक दूं तो आपको मानना पड़ेगा ये आइसोमर है। और अगर इनका स्ट्रक्चर सेम है तो फिर एक ही चीज बची कि ये स्टीरियो आइसोमर होंगे। अब मैं आपके सामने इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग करने की कोशिश करता हूं, और वही कंसेप्ट है, वही सीखना है, वहां रट्टाफिकेशन नहीं मारना है। कंसेप्ट तो कंसेप्ट है गुड्डू। आपने सुना होगा डाइपोल मूवमेंट। ये कार्बन है, ये क्लोरीन है, समझने की कोशिश करना, आएगा, समझने की कोशिश करना, आएगा, मैं विश्वास दिला रहा हूं आएगा। कार्बन क्लोरीन, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भूखा है। ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन का, क्योंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा पावरफुल है। ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन को इधर आओ बेटा, इधर आओ, ऐसे कर लेगा, इधर आओ बेटा, इधर आओ। तो वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। मतलब जो डाइपोल मूवमेंट होगा वो क्लोरीन की तरफ होगा। क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सिमिलरली यहां पे कार्बन क्लोरीन, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऐसे करके बुला लेगा, डाइपोल मूवमेंट इस तरफ होगा। अबे आना नहीं आना थोड़ी ना है, डाइपोल मूवमेंट सुना तो होगा।
सुनने की बात कर रहा हूं। कौन कह रहा है आना चाहिए? मैंने कहा क्या आना चाहिए? मैं तो कहीं नहीं आना चाहिए, मैं तो कह रहा हूं सुनो। मैंने आपको बोला ही नहीं अरे यार आप तो बातों को ही नहीं सुनते मेरी। मैंने आपसे क्या बोला? आपको आना चाहिए मैंने बोला नहीं, मैंने बोला सुनो। तो इधर डायपोल मूवमेंट और इधर डायपोल मूवमेंट, और डायपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर समझते हो? वेक्टर वो होते हैं जिनकी दिशा होती है, डायरेक्शन होती है। एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये वेक्टर इधर को जा रहा है, ये वेक्टर इधर को जा रहा है। अगर इनका वेक्टर सम करूंगा तो वेक्टर सम कुछ ना कुछ इधर आएगा कि नहीं आएगा? कितना आ रहा है वैल्यू नहीं पता, लेकिन वो जीरो तो नहीं होगा। मतलब डायपोल मूवमेंट को म्यू से डिनोट करते हैं, यहां डायपोल मूवमेंट नॉन जीरो होगा, बस इतना सा पता है। डायपोल मूवमेंट जीरो नहीं होगा, नॉन जीरो होगा। इस मॉलिक्यूल का डायपोल मूवमेंट नॉन जीरो होगा, इतना सा पता है बस। ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन की तरफ डायपोल होगा। ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन की तरफ डायपोल मूवमेंट होगा। क्लोरीन खींच रहा, आ जाओ, क्लोरीन खींच रहा, आ जाओ। ये डायपोल उधर, ये डायपोल इधर, दोनों डायपोल अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसका डायपोल मूवमेंट कितना होगा? जीरो होगा गुड्डू। और डायपोल मूवमेंट एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, यह मैं आपको बता रहा हूं। और दोनों का डायपोल मोमेंट अलग अलग है, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग है, मतलब ये कंपाउंड अलग अलग है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी अलग है। इसका मतलब ये कंफर्म है, ये आइसोमर है, लेकिन ये स्ट्रक्चर आइसोमर नहीं है। अब बचा क्या? स्टीरियो। तो मैंने क्या देखा, यहां दोनों हाइड्रोजन ऐसे सेम है और यहां दोनों हाइड्रोजन अपोजिट है। हाइड्रोजन का ओरिएंटेशन अलग अलग है, दोनों हाइड्रोजन ऐसे हैं, एक हाइड्रोजन ऐसा, एक हाइड्रोजन ऐसा। स्पेस में दोनों ने ओरिएंटेशन को डिफरेंट कर रखा है। इसका मतलब ये पक्का पक्का स्टीरियो आइसोमर है। और गहराई में उतारना चाहता हूं मैं, अगर आप अलाउ करो। क्या आप और गहराई में उतरना चाहते हो? अलाउ मी। अगर क्या आप और गहराई में और कॉन्सेप्चुअली जाना चाहते हो कि नहीं जाना चाहते हो? मैं जानना चाहता हूं क्या आपके अंदर वो जील है और कॉन्सेप्चुअली जाने की या नहीं? बताइए, बोलिए। क्या आपके अंदर वो हिम्मत है, क्या आपके अंदर वो चाहत है कि सर और गहराई में? आइए, आइए। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायपोल मोमेंट। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता रहा हूं आपको, आई एम टेलिंग टू यू कि बॉइलिंग पॉइंट डायपोल मोमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर डायपोल मोमेंट अलग है तो बॉइलिंग पॉइंट भी अलग है, और बॉइलिंग पॉइंट भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। ले गुड्डू, एक नहीं दो दो प्रॉपर्टी अलग कर दी। ले गुड्डू, एक नहीं दो दो प्रॉपर्टी अलग कर दी। अब एक होता है मेल्टिंग पॉइंट। देख तेरे को गहराई, मेरे को मजा आ रहा है गहराई में उतारने को, गुड्डू को मतलब ऐसे सिखाने में मजा आ रहा है, अलग खुशी मिल रही है। एक होता है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पैकिंग एफिशिएंसी। जितना तगड़ा माल पैक होएगा, जितना तगड़ा माल, देख अपना आंसर तो आ गया, अपना आंसर तो आ गया कि ये स्टीरियो आइसोमर है। वो तो मैंने प्रूफ कर दिया तेरे को, वो तो मैंने तेरे को प्रूफ कर दिया कि ये स्टीरियो आइसोमर है। अब तो मैं तेरे को अपनी चॉइस से, क्योंकि मुझे लगता है आपकी क्लास में थोड़ा है दम, इसलिए मैं बता रहा हूं। पैकिंग एफिशिएंसी, जितना तगड़े से हम पैक करेंगे, जितने कम वॉइड होंगे, उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा। जैसे ये एक मॉलिक्यूल है, आपको पता है हाइड्रोजन छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा होता है, क्लोरीन मोटा सा होता है बड़ा सा। ये छोटा सा हाइड्रोजन, ये मोटा क्लोरीन, छोटा हाइड्रोजन मोटा क्लोरीन। इस मॉलिक्यूल को बनाऊंगा तो कैसा बनेगा देखना आप, फील करना आप, तो फील का खेल है। ये आपका H, ये आपका Cl, ठीक है। फिर ये आपका H, ये आपका Cl। कार्बन नहीं बना रहा, कार्बन नहीं बना रहा, ये H, ये Cl, ये H, ये Cl। ये एक मॉलिक्यूल, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल को एक अटैची में पैक करना है। ये एक मॉलिक्यूल लिया, ऐसा का ऐसा दूसरा ले लिया, ये दूसरा मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल। इसका जब इसको पैक करूंगा किसी अटैची में, तो मुझे कितनी बड़ी अटैची लेनी पड़ेगी? इतनी बड़ी अटैची लेनी पड़ेगी, इतनी बड़ी अटैची, इतनी बड़ी अटैची लेनी पड़ेगी। बात समझना गुड्डू है, बात समझना। इतनी बड़ी अटैची लेनी पड़ेगी मुझे,
इसको पैक करने के लिए, इसको पैक करने के लिए इतनी बड़ी अटैची लगेगी, तब जाके पूरी तरह से पैक हो पाएगा। अब मैं इसको बना रहा हूं, ये छोटा मोटा मोटा छोटा, देखना गुड्डू, समझना है। देख तेरे को कंसेप्चुअली समझा रहा हूं यार, तू ऐसे मतलब ऐसे मत करना फिर, है ना, ईमानदारी से तेरे को कंसेप्चुअली समझा रहा हूं, देखना है, मजा आएगा तेरे को। ये H, ये Cl, ये Cl, ये H, देख रहा है, H Cl Cl H, H Cl Cl H, ये एक मॉलिक्यूल, इसके जैसा एक और मॉलिक्यूल। अब इसको मैंने अटैची में पैक किया, अब मेरी अटैची कितनी है, इतनी। बता कौन सा ज्यादा अच्छे से पैक हो गया, ये ज्यादा अच्छे से पैक हो गया। यहां पर देख, यहां पर इतना ज्यादा स्पेस है, वॉइड है, स्पेस है, वॉइड है, स्पेस है, वॉइड है। यहां पर इतना कम स्पेस, इतना कम वॉइड है, यानी कि किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्योंकि ज्यादा अच्छे से पैक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट, एक और फिजिकल प्रॉपर्टी अलग कर दी। अब तो मान ले गुड्डू, ये आइसोमर है, दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, चाहे डायपोल मोमेंट, चाहे बॉइलिंग पॉइंट, चाहे मेल्टिंग पॉइंट। डिफरेंट कंपाउंड, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चर, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड, अपोजिट साइड, डिफरेंट ओरिएंटेशन इन 3D, स्टीरियो आइसोमर। आया स्वाद, भर गई खुशियां, मिल गया चैन, आ गया आनंद, बोलिए ना गुड्डू। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? एक बोल रहा है सर हमने तो पहले मान लिया था। फुल माहौल, फुल माहौल, फुल माहौल, फुल माहौल। चलिए आगे बढ़ रहा हूँ। वो कह रहा नहीं मान रहा। अबे यार दे लूंगा मैं। अभी आगे चल वो, चल वो रे, चालवा दो, चालवा दो रे, चालवा दो। चलिए, अब मैंने आपको क्या पढ़ा दिया, देखो आप, है ना, मैंने आपको ये बता दिया आइसोमर क्या होता है, स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या होता है, स्टीरियो आइसोमर क्या होता है। अब इसका ये जो पार्ट है ये बाद में पढ़ेंगे, ये अलग चीज है। अब अपन इसके अंदर घुस रहे हैं, चेन पोजीशन फंक्शनल, मतलब इनके अंदर क्या डिफरेंट होगा, सबका स्ट्रक्चर तो डिफरेंट होगा। अब उसके बाद अंदर डेफिनेशन थोड़ी थोड़ी सी बदलती जाएंगी, ठीक है ना। तो अब अपन किससे शुरुआत कर रहे हैं, चेन आइसोमर से। पहला आइटम है चेन आइसोमेरिज्म। अब देखो, इसके पीछे क्या लगा है, आइसोमर, मतलब आधी से ज्यादा डेफिनेशन कॉपी पेस्ट। इसकी परी की भाषा डेफिनेशन क्या होगी गुड्डू भैया? गुड्डू भैया स्वयं कह रहे हैं चीख चीख के, सर टू और मोर डिफरेंट कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये तो सर आइसोमर की हो गई। अब चेन आइसोमर मतलब क्या डिफरेंस होगा, पेरेंट कार्बन चेन, टू और मोर डिफरेंट कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन डिफर इन पेरेंट कार्बन चेन और साइड चेन, और साइड कार्बन चेन, और साइड कार्बन चेन, मतलब जो सब्सटीट्यूएंट होता है उसकी कार्बन चेन में भी अगर डिफरेंस आए तो वो चेन आइसोमर में काउंट होगा। अब जब आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे, इसके शॉर्ट नोट्स बनाओगे, तो आप कैसे बनाओगे कि सेम क्या क्या होता है चेन आइसोमर में, क्या सेम होगा, एक तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एक फंक्शनल ग्रुप भी सेम होगा। अगर फंक्शनल ग्रुप बदल गया तो वो फंक्शनल आइसोमर की कैटेगरी में चला जाता है। तो ये दोनों सेम होंगे। डिफरेंट क्या होगा, डिफरेंट होगा पेरेंट कार्बन चेन या साइड कार्बन चेन। ये आपके शॉर्ट नोट्स है, ये आपके शॉर्ट नोट्स हैं। सेम क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, फंक्शनल ग्रुप। डिफरेंट क्या है, पेरेंट कार्बन चेन, साइड कार्बन चेन। आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका देखना आप, अगर आपके जीवन में खुशियां नहीं घोली ना, तो देखना आप। पहला प्रश्न, पहले पहला प्रश्न कौन से नंबर पे,
पहले नंबर पे, पहला प्रश्न तो पहले नंबर पे रहेगा ना। हाँ, भूल जाता हूँ मैं। पहला प्रश्न पहले नंबर पे, जैसे ये लिखा है और ये लिखा है। देख भाई, देखो दोस्त गुड्डू भैया, मैंने आपको बोला था यहाँ पे पेरेंट कार्बन चेन आ गई, बिना यूपीएससी के आप ये चैप्टर नहीं पढ़ सकते, ध्यान रखिएगा। मैंने आपको बोला था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज वेरी कनेक्टेड सब्जेक्ट, में झूठ नहीं बोल रहा था। बिना यूपीएससी के आप कुछ नहीं कर सकते इसमें। दिक्कत आएगी, तकलीफ आएगी, परेशानी आएगी, चिड़चिड़े हो जाओगे, फिर बोलोगे। और आपको मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे चेक करते हैं, देखो बहुत आसान तरीका बता रहा हूं। आपने डीयू पढ़ा था, डीयू, और डीयू क्या बताता था? हाइड्रोजन की कमियां बताता था। अपन डीयू से खेलेंगे, वी आर प्लेइंग स्मार्टली। आपको हाइड्रोजन को नहीं गिनना है, आपको हाइड्रोजन के अलावा कोई भी एटम आ रहा है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, कुछ भी आ रहा है वो गिनना है। 1 2 3 4 कार्बन, इसमें 4 है। 1 2 3 4 कार्बन, इसमें भी 4 है। दोनों में 4 4 कार्बन है। अब आपको इसमें हाइड्रोजन मत गिनो। अगर सारे के सारे एटम सेम हैं, सुनना क्वेश्चन देखो, इंपॉर्टेंट मेरे लिए कभी ये रहा ही नहीं कि क्वेश्चन आपसे हो जाए, वो तो कर ही लोगे यार। करने का तरीका देख लो। इसमें भी 4 कार्बन, इसमें भी 4 कार्बन, दोनों में 4 4 कार्बन। अब आप हाइड्रोजन मत गिनो। अगर सारे एटम सेम है तो अब हाइड्रोजन अपने आप डीयू बैलेंस कर देगा। इसकी डीयू 0, इसकी भी डीयू 0, मतलब हाइड्रोजन सेम ही होंगे। विश्वास नहीं है तो गिन लो, 3 यहां, 2 यहां, 2 यहां, 3 यहां, 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें 10 हाइड्रोजन है। और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, इसमें भी 10 हाइड्रोजन है। मतलब डीयू अपने आप, अगर बाकी सारे एटम सेम है तो बाकी डीयू से सेट हो जाएगा हाइड्रोजन। तो सबसे सबसे बड़ा तो टंटा खत्म हुआ ना, हाइड्रोजन गिनने में बहुत टाइम लगता। 4 कार्बन, 4 कार्बन, डीयू 0 फॉर्मूला फॉर्मूला सेट है। अब नेक्स्ट काम क्या है, यहां पे पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करोगे, 1 2 3 4, यहां पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करोगे, 1 2 3, यहां 4 कार्बन की, यहां 3 कार्बन की है। मतलब पक्का पक्का ये गुड्डू क्या है, ये आपके चेन आइसोमर है। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। बाकी के क्वेश्चन गुड्डू भैया स्वयं सॉल्व करेंगे, एक मैंने करा है, बाकी गुड्डू भैया क्वेश्चन खुद सॉल्व करेंगे। मुझे जो कंसेप्ट सिखाना था मैंने वो सिखा दिया, मेरा काम खत्म। ये ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है। आपको ए का रिश्ता बी के साथ, ए का रिश्ता सी के साथ, बी का रिश्ता सी के साथ बताना है। ठीक है, करना गुड्डू भैया को स्वयं है, गुड्डू भैया स्वयं करेंगे, मैं उनकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। ध्यान रखेंगे गुड्डू भैया इस बात को। ये ए है, ये बी है, ये सी है। आपको बताना है ए का रिश्ता बी के साथ, ए का रिश्ता सी के साथ, बी का रिश्ता सी के साथ। अभी करें, अभी इसके अगले पेज पे और दे रहा हूं, पहले इतने करें फिर और दे रहा हूं। ये क्या है, मतलब ये क्या बोल रहे हैं भाई, एंड क्लास मतलब? बड़े बदतमीज लोग हो यार, हैं? मतलब मजाक मजाक की जगह भाई दिस इज वेरी बदतमीजी यार, दिस इज नॉन टॉलरेबल यार। समझ नहीं आती क्या तेरे को? तेरे को एंड करनी है तो तू बंद कर लेना खुद, वहां से बटन दबा अपने आप बंद हो जाएगी। कमाल करते हो यार। जब आपसे बोल दिया 9 बजे तक पढ़ाऊंगा तो 9 बजे तक पढ़ाऊंगा। आधे घंटे में क्या बिगड़ जाएगा? क्या कर लोगे आप आधे घंटे में? बताओ मुझे जरा। क्या आप ही पढ़ रहे हो, मैं नहीं पढ़ा रहा, मैं काम नहीं कर रहा? ऐसे करोगे सिलेक्शन? ऐसे होगा सिलेक्शन तुम्हारा? ऐसे लाओगे रैंक? यही है बस? इतने गट्स हैं, इतने गट्स है तुम्हारे अंदर? अबे लॉट्स ऑफ पीपल फाइटिंग फॉर नीट एग्जाम यार, आप अकेले थोड़ा ना फाइट कर रहे हो। बिहेव लाइक ए कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट यार, एस्पिरेंट्स की तरह बिहेव करो। छोटे बच्चे हो क्या? है? तीसरी चौथी क्लास में पढ़ रहे हो, थर्ड फोर्थ क्लास में पढ़ रहे हो? कमाल करते हुए यार। मैं उनसे बोल रहा हूं
जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, मैं सबसे नहीं बोल रहा, आई एम नॉट सेइंग टू एवरीवन, आई एम सेइंग टू दैट पर्सन जो कर सकते हैं लेकिन इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। हंसा देते हो, एक तो वो लिख रहा है, अब हंस भी दो। इधर देखो, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, दोनों में कार्बन सेम, इसकी DU1, इसकी DU1, एक पाइबॉन्ड एक पाइबॉन्ड, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेट है, हाइड्रोजन गिनने की जरूरत ही नहीं। अब इसमें पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करोगे, 1 2 3 4, इसमें पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करोगे 1 2 3, इसमें चार कार्बन की, इसमें तीन कार्बन की, तो ये क्या हो जाएंगे गुड्डू भैया, आपके स्वयं के चेन आइसोमर। ये चेन आइसोमर है। यार तुम यार मजे लेते हो यार, मेरे मेरे देख लिया। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तीनों में पांच पांच कार्बन है, इसकी DU0, इसकी DU0, इसकी DU0, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेट है। ठीक है, यहां से पेरेंट कार्बन चेन आप सिलेक्ट करोगे तो ये आपकी पेरेंट कार्बन चेन है, 1 2 3 4 5। यहां से पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करोगे 1 2 3 4, यहां से करोगे 1 2 3। अब ए और बी में क्या अंतर है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेट है, पेरेंट कार्बन चेन डिफरेंट, मतलब ये चेन आइसोमर है। ए और सी को देखो, पांच कार्बन तीन कार्बन, चेन आइसोमर है। बी और सी में देखो, चार कार्बन तीन कार्बन, चेन आइसोमर है। समझ गया आप, ऐसे करना है। फिर देखो, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन DU1, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन DU1, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन DU1, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेट है। यहां पेरेंट कार्बन चेन 6 कार्बन की, यहां पेरेंट कार्बन चेन 5 कार्बन की, यहां पेरेंट कार्बन चेन 3 कार्बन की। क्या अंतर है, पेरेंट कार्बन चेन में अंतर है। ए और बी में देखो, पेरेंट कार्बन चेन में अंतर है, चेन आइसोमर। ए और सी में देखो, पेरेंट कार्बन चेन में अंतर है, चेन आइसोमर। बी और सी में देखो, पेरेंट कार्बन चेन में अंतर है, चेन आइसोमर। वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया गुड्डू। अब मुझे बताओ, क्या मैं आगे बढ़ूं और क्वेश्चंस दूं? क्वेश्चंस का खेल है, इसमें जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। चलिए अगला एग्जांपल देखिए, और करेंगे स्वयं गुड्डू भैया, मतलब आई एम जस्ट हियर डन बाय गुड्डू भैया ओनली। ये ए है, ये बी है। अभी पता चल जाएगा कितना UPSC आता है आपको। एक दफा, एक दफा तुम मिलो तो तुम खुशी में बदल जाए, दर दर में बैठे रहे, मार डालेगी तन्हाइयाँ। एक दफा तुम, एक दफा तुम, एक दफा तुम मिला तो सनम, तुमको जाएगा, दिल में बैठे रहे। करिए, करने आपको ही है बेटा, अंगूठे नीचे करने से कुछ नहीं होगा। हम तो मेहनती लोग हैं, हम मेहनत करना जानते हैं और हम मेहनत करवाना भी जानते हैं। इंपॉर्टेंट ये है। देखो, प्यार से समझा रहे हैं, समझ जाओ, नहीं समझोगे दूसरा तरीका अपनाना पड़ जाएगा। ठीक है, तो उस लेवल पे मत आने दो। प्यार से समझा रहे हैं, प्यार से पढ़ लो। दो तरीके होते हैं पढ़ाने के, एक प्यार से ऐसे करके, और दूसरा तरीका होता है आओ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों में 8 कार्बन है, DU1 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेट है। अब इसमें जब आप पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करोगे तो ये आपकी पेरेंट कार्बन चेन 1 2 3 4 5 6, इसमें पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करोगे तो ये भी 1 2 3 4 5 6, दोनों में 6 6 कार्बन की है ना, दोनों में 6 6 कार्बन की है। ठीक है, अब
प्रॉब्लम क्या है, मैंने बताया था कि पेरेंट कार्बन चेन या साइड कार्बन चेन, अगर साइड कार्बन चेन में भी डिफरेंस आ रहा है, आप यहां पे देखना, यहां लगातार 2 कार्बन की साइड चेन है और यहां पर एक एक कार्बन की साइड चेन है, मतलब ये है इथाइल, ये है मिथाइल, मतलब कहने का मतलब समझना, यहां पे 2 कार्बन लगातार आ रहे हैं, इस साइड चेन में 2 कार्बन की साइड चेन है, यहां एक एक कार्बन की है, मतलब साइड चेन में कार्बन में डिफरेंस है, तो ये भी चेन आइसोमर होंगे। अगर साइड कार्बन चेन की लेंथ में अंतर है, इसकी लेंथ 2 कार्बन की, इसकी एक एक कार्बन की, तो भी चेन आइसोमर है। अगला करो। अगला करो बेटा, शाबाश। सिक्स वाले का आंसर बताएं, सिक्स वाले का आंसर बताएं, सिक्स वाला क्या है, सिक्स वाला क्या है बताएं। देखो सर, 1 2 3 4 कार्बन एक नाइट्रोजन, 1 2 3 4 कार्बन एक नाइट्रोजन, 2 DU 2 DU मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेट है। अब यहां पर स्टूडेंट गलती करता है, सर 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 1 2 3, सर 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 1 2 3, सर फर्स्ट पे साइनेट सेकंड पे साइनेट, सर यहां तो पोजीशन अलग अलग है सर, सर सर अबे पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करना सीख ले गुड्डो, समझ गया। यहां पर जब आप पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करोगे तो ये कार्बन को इंक्लूड करना है साइनाइड के, ठीक है, इसलिए बोलता हूं हमेशा पहले पेरेंट कार्बन चेन फिर नंबरिंग, लेकिन आपके जीवन में तो एक जीव पहले नंबरिंग कर, अरे ओवर कॉन्फिडेंस क्यों रखना है, पहले पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करो, वो कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप का उसे इंक्लूड करते हुए, ये 1 ये 2 ये 3, यहां 4 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन है, यहां 3 की है, तो इनके बीच में रिश्ता क्या है, दे आर ऑल्सो चेन आइसोमर। वो देखो हर्ष बोल रहा है पोजीशन, हर्ष ने कर दी गलती वही जो मैंने बतलाई है, मुक्का पड़ेगा हर्ष तेरे, ठीक है। अगला वाला बताओ 7, अरे थोड़ा स्पीड में करो यार, थोड़ा स्पीड में करो, चिल्ला कह रहे हो बे सर, हाँ चिल्ला कह रहे हो, सर 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 5 वाले का फंक्शनल ग्रुप कहाँ डिफरेंट है, हे भगवान, 5 में तो फंक्शनल ग्रुप ही ना है, मम्मी कैसे कैसे लोग हैं यहाँ पे, मल्टीपल बॉन्ड कहाँ है भाई, ये भगवान ये मल्टीपल बॉन्ड कहाँ है भाई, अरे यार ये कहाँ मतलब मल्टीपल बॉन्ड हो गया भाई, कहाँ है मल्टीपल बॉन्ड इसमें यार, जबरदस्ती मल्टीपल बॉन्ड बना दिया यार, ऐसे कौन करता है यार। इधर देखो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, दोनों में 7 7 कार्बन, DU0 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेट है। जब आप यहां पे पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करोगे तो 5 कार्बन की है, यहां पर पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करोगे, यार एक तो ये ऊपर ओवर राइटिंग करता हूं ना तो उसमें उसको पाई बॉन्ड नजर आ जाता है, ये भी 5 कार्बन की है, 1 2 3 4 5। जब एक बार पेरेंट कार्बन चेन सेम आ जाए तो अब दूसरा कदम उठाओ, पहले पेरेंट कार्बन चेन चेक कर ली, अब दूसरा कदम क्या है, साइड कार्बन चेन। यहां साइड कार्बन चेन की लेंथ है 2 कार्बन की, यहां साइड कार्बन चेन की लेंथ है एक एक कार्बन की, साइड कार्बन चेन की लेंथ में डिफरेंस है, ये भी चेन आइसोमर होगा। 8 वाला बताओ, चलो चलो शाबाश। होमवर्क या इसको अभी कर लो, ये चलो अभी कर ले। इधर देखो, 1 2 3 4 5 कार्बन 2 ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 कार्बन 2 ऑक्सीजन, एक डी यू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेट है। अब यहां पर जब आप पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करोगे आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग तो ये होगी 1 2 3 4 5, यहां सिलेक्ट करोगे तो इस कार्बन से सिलेक्ट करोगे 1 2 3 4, ओ माय गॉड, सो मच ऑफ आईयूपीएसी यूज इन दिस कॉन्सेप्ट, सो आईयूपीएसी शुड बी स्ट्रॉन्ग, और इस मास्टर ने आते ही हमें पहले क्लास में बोला था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कनेक्टेड है, हमें सुन लेनी चाहिए थी बात। 5 कार्बन यहां 4 कार्बन, तो पेरेंट कार्बन चेन इज डिफरेंट, दैट्स व्हाई दीज आर चेन आइसोमर। 9th वाला आंसर बताएं।
बेटा सर्दियां आ गई है, च्यवनप्राश खाया करो, है ना, थोड़ा सा। डाउट इसके यार, डाउट यार, तो कुछ पढ़ाई ही नहीं है, डाउट आ रहे हैं इनके तो यार, कैसे काम चलेगा। 5 में डी यू कितनी है? देखो वैसे तो इसकी डी यू 1 नहीं होती है, एक्चुअल में डी यू अलग चीज है, डी यू अलग दुनिया है ना। इनकी डी यू दोनों की ही 0 होगी, साइक्लोहेक्सेन की डी यू 0 होती है वैसे, है ना। लेकिन वो अभी आपको बताऊंगा, आपके पल्ले नहीं पड़ेगा, वो अपन हाइड्रोकार्बन में जाके सीखेंगे। तो अभी दोनों की डी यू सेम है, ठीक है शांतनु। सेम साइड कार्बन सेम होते हैं मतलब? अरे भाई, चेन की लेंथ देखना, 2 कार्बन की लंबाई है, एक एक कार्बन की है। पूर्वा बेटा, यहाँ 2 कार्बन की लंबाई है, मतलब लगातार 2 कार्बन, यहाँ सिंगल सिंगल आ रहे हैं, ठीक है बेटा। अरे यार, इधर देखो, 1 2 3 4 कार्बन एक ऑक्सीजन, 1 2 3 4 कार्बन एक ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेट है, ठीक है ना। अब यहां पे जब आप पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करोगे तो ये 2 ही कार्बन सिलेक्ट कर पाओगे, ये 1 और ये 2। यहां पर सिलेक्ट करोगे तो यहां पर 3 कार्बन सिलेक्ट कर पाओगे, 1 2 3। याद है, इथॉक्सी 1 इथॉक्सी इथेन, ये 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। 2 कार्बन 3 कार्बन, पेरेंट कार्बन चेन डिफरेंट, चेन आइसोमर। अगला वाला बताओ, 10 नंबर। किरण डी यू का मतलब क्या है? अब आप खुद देख लो, मैं कुछ बोल रहा हूं, ये देख लो आप खुद समझिए ना, खुद समझिए ना। अरे भाई, शुरू से पढ़ो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अगर आप इस चैप्टर में नए आए हो मत करो, शुरू से पढ़ना पड़ता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब भी पढ़ो, जहां से पढ़ो, जैसे पढ़ो, शुरू से पढ़ो, ध्यान रखना। बीच में उठ के मत आना कभी भी, दिक्कत हो जाएगी, तकलीफ हो जाएगी, आपको परेशानी होगी। 1 2 3 4 कार्बन एक ऑक्सीजन, 1 2 3 4 कार्बन एक ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेट है। यहां पर पेरेंट कार्बन चेन 1 2 3, यहां पर पेरेंट कार्बन चेन 1 2 3, दोनों में पेरेंट कार्बन चेन सेम है। इसमें फर्स्ट पे मिथॉक्सी लगा है, इसमें भी फर्स्ट पे मिथॉक्सी लगा है। ओ माय गॉड, ये तो दोनों सेम है गुड्डू, दीज टू आर सेम। तो ये आइसोमर ही नहीं है, ये क्या है? आइडेंटिकल है। ये कैसे है? सेम है। ये क्या है? हु बहु है। ये क्या है? हु बहु, स्टीरियो नहीं है। स्टीरियो तो अभी आएगा ही नहीं, छोड़ दो स्टीरियो को, अभी स्टीरियो की बात ही नहीं कर रहे। दीज आर नॉट चेन आइसोमर्स, दीज आर आइडेंटिकल, हु बहु एक जैसे। मतलब आपको तो मैं एक और सच्चाई दिखाता हूं, अगर मैं इस मॉलिक्यूल को ऐसे पलटी मारूंगा तो देखो सेम ही चीज लिखी हुई है, सेम टू सेम, ठीक है ना। तो ये था आपका चेन आइसोमर, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। सेकंड है आपका पोजीशन आइसोमर। बस ये पढ़ेंगे, इसके बाद छुट्टी कर देंगे आपके, बस बस ये पढ़ेंगे और छुट्टी कर देंगे, इसी में बहुत सारा टाइम लग जाएगा। बस ये पढ़ेंगे और छुट्टी कर देंगे, इसी में बहुत सारा टाइम लगेगा। ऐसे बोलना पड़ता है कि गुड्डू चुपचाप चुपचाप सुनता रहे, गुड्डू नाराज हो जाएगा अभी। हाँ भाई, तो पोजीशन आइसोमर सुनिए ध्यान से। पीछे आइसोमर लगा, आधी से ज्यादा डेफिनेशन कॉपी पेस्ट। टू और मोर डिफरेंट कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा होगा? ओ भाई, क्या हो गया भाई, क्या सुन लिया तुमने? ओ भाई, अरे मैंने कुछ बोला ही नहीं भाई। अरे मैंने क्या बोला यार? हाँ, ये टू और मोर डिफरेंट कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट यहां क्या डिफरेंस होगा? बट डिफर इन, अब थोड़ा शांत होके ढंग से सुने, बट डिफर इन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अब यहां पे आप भयंकर कंफ्यूज होगे कि सर देखो फंक्शनल ग्रुप तो चेंज ही नहीं हुआ सर, सर फंक्शनल ग्रुप तो बदला ही नहीं सर। पोजीशन की बात कर रहा हूं, फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं होगा, वो अपनी जगह से इधर उधर होएगा, पोजीशन चेंज होगी, कहीं 2 पे लगा होगा, कहीं 3 पे लगा होगा। तो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन बदलेगी, बट डिफर इन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, और
पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन बदल सकती है, और पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन बदल सकती है। या तो आपका फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन, मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन, या सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन चेंज होगी। अब आपके शॉर्ट नोट्स कैसे बनाओगे? शॉर्ट नोट्स आ जाओ। क्या क्या सेम होगा इसमें? सेम होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, फंक्शनल ग्रुप भी सेम होगा। फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, उसकी पोजीशन बदलेगी, फंक्शनल ग्रुप नहीं बदलेगा अंकल, फंक्शनल ग्रुप नहीं बदलेगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप सेम, और पेरेंट कार्बन चेन भी सेम होगी। अगर पेरेंट कार्बन चेन डिफरेंट हो गई तो वो चेन आइसोमर हो जाएगा। डिफरेंट क्या होगा? डिफरेंट होगा गुड्डू भैया ये सब शब्दों का खेल है। सारा खेल किसका है? शब्दों का। पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, या पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। दिस इज योर शॉर्ट नोट्स। ये आपका कॉन्सेप्ट है। फंक्शनल ग्रुप, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, पेरेंट कार्बन चेन सेम रहेगी, डिफरेंट क्या रहेगा? फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन, मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन, और सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन। एक क्वेश्चन योगेश करेगा, बाकी क्वेश्चन गुड्डू करेंगे। गुड्डू इधर ध्यान दें, ये पाइबॉन्ड, ये पाइबॉन्ड। सबसे पहला काम गुड्डू भैया को क्या करना है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करना है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करे बिना अगर गुड्डू ने करा, गुड्डू खुद के रेपट मार लेंगे अपने स्वयं के हाथों से, डिटोल से धुले हुए हाथों से, ताकि हाथ की गंदगी वहां पे ना लगे, गाल पे। 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, DU1 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेट है। यहां पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करी, नंबरिंग करी 1 2 3 4। यहां पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करी, नंबरिंग करी 1 2 3 4। अब आप देखो दोनों में पेरेंट कार्बन चेन 4 कार्बन की है। यहां मल्टीपल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे है, यहां मल्टी यार पढ़ा लेने दो यार, तुम पढ़ाने नहीं देते यार। वो बोल रहा सर 12 बजे तक पढ़ाओ। वो देखो, वो बोल रहा पूरी रात कट्टी। कैसे कैसे लोग हैं यार। यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे, यहाँ मल्टीपल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पे। मतलब मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो रही है। पेरेंट कार्बन चेन सेम, फंक्शनल ग्रुप सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन चेंज है। तो ये क्या होंगे आपके? पोजीशन आइसोमर। या तो मल्टीपल बॉन्ड की चेंज हो सकती है, या फंक्शनल ग्रुप, या सब्स्टिट्यूएंट की। ये मैंने कराया, बाकी के गुड्डू भैया स्वयं करेंगे अपने हाथों से। यार कैसे कैसे कहां से आते हो भाई? 12 बजे तक पढ़ो। मैं तो पढ़ा दूंगा बेटा। आपकी आंखों में से इतने आंसू निकलेंगे ना, हर एक आंसू का कर्जा मुझे चुकाना पड़ेगा। समझ रहे हो? आपके तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बोला, कल सुबह यार तुम यार बहुत मजे ले रहे हो यार मेरे यार। मैं ना मतलब इज्जत नहीं कर रहे हो यार, मैं बहुत बड़ा हूँ तुमसे यार। एक लाइन बड़ा हूं मैं तुमसे। एक लाइन पता है कैसे? मैं 90s में हुआ था, तुम 20s में हुए हो। एक लाइन बड़ा हो गया ना। मैं 90s में हुआ था, तुम 20s में हुए हो। एक लाइन बड़ा हो गया ना। जैसे 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 मैथ्स के कॉलम्स होते थे, और आप हुए हो वो 20 वाली लाइन के बाद वाले में। तो एक लाइन चेंज हो गई पूरी की पूरी। समझ गया आप? तो एक लाइन बढ़ाऊं मैं आपसे पूरा यार। आइए, लो क्वेश्चन करो यार, चैलेंज वैलेंज या भाड़ में। अभी तुम्हारे चैलेंज की धज्जे उड़ाता हूँ मैं, रुको। बेटा मैं तो पूरी रात रात भर पढ़ा लेता हूँ। आपको विश्वास नहीं हो तो यूट्यूब पे जाके देख लें, योगेश जैन, पता चल जाएगा आपको। चलो चलो क्वेश्चन करो, अब बहुत हो गया मजाक। मजाक मस्ती नहीं बेटा, ज्यादा मजाक नहीं करते। ये ए है, ये बी है। पहले इतने करो फिर और दे रहा हूँ। पहले इतने करो फिर और दे रहा हूँ। हाँ 9 बजे तक पढ़ाऊंगा, 9 बजे से 1 मिनट भी ऊपर नहीं लूंगा आपका। ठीक है, 9 बजे से 1 मिनट भी ऊपर नहीं लूंगा। मेरे क्या जा रहा है यार, आपको पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना मत पढ़ो। सर ये तो गलत बात है सर, ऐसे क्यों बोल रहे हो यार? सर इतने अच्छे से पढ़ रहे हैं आप तो, फिर ये फिर गंदगी कर दी ना आपने सर। दिखा दी नजर औकात।
एक तो इतने अच्छे से चुपचाप पढ़ रहे हो और आप ऐसे बात कर रहे हो। गजब बदतमीज हो सर यार। एक लिख रहा ओल आर पी आई, यही तो गलत फहमी है बेटा। दिस इज कॉल्ड ओवर कॉन्फिडेंस। आओ आपका ओवर कॉन्फिडेंस ब्रेक करता है। एक दो तीन चार कार्बन, एक दो तीन चार कार्बन, डी यू टू मोलिकुलर फॉर्मूला सेट है। फिर हमने सिलेक्ट करी पेरेंट कार्बन चेन। देखो अगर आप है ना, देखो मजाक मस्ती अपनी जगह, सीरियसनेस अपनी जगह। मैं मजाक मस्ती भी कर रहा हूं, मैं पढ़ा भी रहा हूं साथ के साथ। और अगर आपने जल्दबाजी में मजाक मस्ती में इन कॉन्सेप्ट को हल्के में ले लिया, आगे चल के रोगे फिर। इसलिए चुपचाप देखो, देखो हंसी मजाक अपनी जगह, पढ़ाई अपनी जगह। ये टाइम टाइम मत करो, पढ़ लो चुपचाप। भाई कम से कम ईमानदार व्यक्ति की कदर करो, हमेशा जीवन में किसी की कदर करो मत करो, ईमानदार व्यक्ति की। फर्स्ट पोजीशन पे मल्टीपल बॉन्ड, सेकंड पे मल्टीपल बॉन्ड, तो मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन चेंज, दे आर पोजीशन आइसोमर। एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच, पांच कार्बन एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन, डी यू जीरो मोलिकुलर फॉर्मूला सेट है। ठीक है, जब आप इसकी पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करोगे तो दोनों में इस तरह की पेरेंट कार्बन चेन आएगी। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यहाँ फंक्शनल ग्रुप 3 नंबर पे, यहाँ फंक्शनल ग्रुप 2 नंबर पे, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो रही है। ये पोजीशन आइसोमर है। फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो रही है, ये पोजीशन आइसोमर है। फोर्थ वाला बताओ सर। सर फोर्थ वाला, बेटा फोर्थ वाला बताओ। चलो फोर्थ वाला बताओ बेटा। फोर्थ वाले के बारे में क्या कहना है आपका? यहां पर देखो, 6 7 8, 6 7 8 कार्बन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेट है। यहां पेरेंट कार्बन चेन आप सिलेक्ट करोगे तो ये आपकी पेरेंट कार्बन चेन होगी इस तरह की। यहां पेरेंट कार्बन चेन आपकी इस तरह की होगी। फिर आप नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5 6। यहाँ 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे दो सब्सटीट्यूएंट है, यहाँ फर्स्ट और थर्ड पे सब्सटीट्यूएंट है। मतलब सब्सटीट्यूएंट तो सेम है लेकिन उनकी पोजीशन चेंज हो रही है, तो अगेन दे आर पोजीशन आइसोमर। सब्सटीट्यूएंट की पोजीशन चेंज हो रही है बेटा। सब्सटीट्यूएंट की पोजीशन, यहाँ 1 1 डाइमिथाइल, यहाँ 1 3 डाइमिथाइल। सब्सटीट्यूएंट की पोजीशन चेंज हो रही है। अगेन आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, दोनों में 7 7 कार्बन है। यहाँ पे आप पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करोगे ये आएगी। यहाँ पर आप पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करोगे ये आएगी। नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5। नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5। यहाँ पे 3 नंबर पे दो सब्सटीट्यूएंट है, यहाँ 2 पे और 4 पे है। मतलब सब्सटीट्यूएंट की पोजीशन चेंज हो रही है। पेरेंट कार्बन चेन सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन सब्सटीट्यूएंट की पोजीशन चेंज हो रही है। दैट्स वाई दे आर पोजीशन आइसोमर। बात समझे आप? फिर यहां देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, दोनों में 7 7 कार्बन है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेट है, डी यू सेम है। क्योंकि जब यहाँ पे आप पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट करोगे तो ये पेरेंट कार्बन चेन होगी इस तरह से 1 2 3 4 5। जब आप यहां करोगे तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन या पेरेंट कार्बन चेन आपकी जो है वो ये आएगी 1 2 3 4 5 6। यहाँ 5 कार्बन की 6 कार्बन की है, तो ये चेन आइसोमर होंगे क्योंकि पेरेंट कार्बन चेन डिफरेंट है। तो 6 वाला चेन आइसोमर है, 6 वाला चेन आइसोमर है। नॉट पीआई मत लिखो, नॉट पीआई मत लिखो। आपको क्या लिखना था? आंसर। वो चेन आइसोमर है। दे आर नॉट पोजीशन आइसोमर बट दे आर चेन आइसोमर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन करना है बेटा, टाइम वेस्ट नहीं करना, क्वेश्चन करना है। एक दफा तुम मिलो तो सनम, तुम खुशी में बदल जाएगा, दर्द ही दर्द में बैठे रहे, मार डालेगी तन्हाई। करिए, क्वेश्चन करना है गुड्डू, खेल सारा क्वेश्चन का है। धीरे धीरे मैं थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाऊंगा जिससे कि आपको अच्छा लगेगा।
ये ए और ये बी, और इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। तो ये गुड्डू और ये सफेमर, ये सफेमर की शक्ल बन गई, ये सफेमर है। देखो सफेमर की आंखें देखो आप, सफेमर की आंखें देखो। अरे 2 मिनट की बात है भाई, तुरंत खेद दो। चलो होमवर्क ले लो यार, तुम भी यार, मजा। होमवर्क जाओ, जाओ खेलो घर पे, ठीक है, कोई बात नहीं, अगली क्लास में पढ़ा देंगे। शुरू तो कर ही दिया। ये लो, खुश रहा करो यार, खुश रहना इंपॉर्टेंट है। जो आपका आईयूपीएससी का मॉड्यूल है वो पूरा कर लो। एनसीईआरटी उठाओ, होमवर्क सुनो। एनसीईआरटी उठाओ, क्लास 11th एंड 12th, डीपीपी आईयूपीएससी की कंप्लीट, आईयूपीएससी की कंप्लीट डीपीपी कर लो, मॉड्यूल कर लो, है ना। एनसीईआरटी लिखा हुआ ना, एनसीईआरटी क्लास 11th एंड 12th में एक्सरसाइज में पार्ट 2, है ना, पार्ट 2 में एक्सरसाइज में शुरुआत के 2 या 3 क्वेश्चन आईयूपीएससी के होते हैं, वो कर लें। 2 या 3 क्वेश्चन आईयूपीएससी के होते हैं, वो कर लें। एनसीईआरटी हो जाएगी, मॉड्यूल हो जाएगा, स्लाइड में होमवर्क दिया है, डीपीपी आईयूपीएससी की कंप्लीट कर लें, ठीक है। और अब गुड्डू भैया ईमानदारी से देखो, मैंने मेहनत करी, आपने मेहनत करी, और हैशटैग समा चलना चाहिए। आप भी जानते हो बहुत इंपॉर्टेंट है हैशटैग समा का चलना, है ना। आपके जीवन में मैंने खुशियां खोली कि नहीं खोली, है ना, मजा आया कि नहीं आया, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, मुद्दे की बात वो है। और वो डीयू वाला तरीका जो मैंने आपको बताया, जिसमें आपको हाइड्रोजन नहीं गिनना पड़ेगा, सबसे बेहतरीन चीज तो वो है, जिसमें गुड्डू को हाइड्रोजन नहीं गिनना पड़ेगा। इससे बेहतरीन क्या हो सकता है गुड्डू के लिए, कि हाइड्रोजन ना गिनना पड़े, है ना। इससे बेहतरीन तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो मैंने इतनी आपके जीवन में खुशियां खोली है, तो आप भी मेरे जीवन में थोड़ी सी तो खुशियां खोलो ना गुड्डू। थोड़ी खुशियां आप घोलें, थोड़ी खुशियां हम घोलें, जीवन में आएगा आनंद, स्वाद, मजा, ठीक है। और इतने अच्छे से आपने क्लास अटेंड करी है ना, तो आपके लिए कुछ तो बनता है। सुनिएगा ध्यान से, पहले चेक कर लेते हैं, अगर ये कम आया तो फिर नहीं सुनाऊंगा। ओय ओय ओय, फुल माहौल, गुड्डू भैया माहौल, गुड्डू भैया फुल माहौल, देख रहा हो, चैप्टर के शुरुआत में ही माहौल बन गया। ये हुई ना बात। एक गुड्डू भैया को बहुत तगड़ी चीज सुनाते हैं, बुरा मत मानिएगा। हाँ चलो मैं ऐसे ही सुनाता हूँ, सुनना ध्यान से। जैसे जैसे आप आइसोमेरिज्म में आगे बढ़ते जाओगे, आप आईयूपीएससी रिवाइज नहीं करोगे, है ना, और आईयूपीएससी पढ़ोगे नहीं, संडे को टाइम मिलेगा फिर भी नहीं पढ़ोगे। तो उसके बेसिस पे एक बात बताता हूं, कि यादों में तेरी यादें थी, क्या यादें थी कुछ याद नहीं। यादों में तेरी यादें थी, क्या यादें थी कुछ याद नहीं। तेरी याद में सब कुछ भूल गया, क्या भूल गया कुछ याद नहीं। तेरी याद में सब कुछ भूल गया, क्या भूल गया कुछ याद नहीं। क्यों याद हो तुम, क्यों याद हो तुम, बस एक याद हो तुम, कुछ याद नहीं। क्यों याद हो तुम, बस याद हो तुम, क्यों याद हो तुम, कुछ याद नहीं। कहने का मतलब क्या है, इसे आइसोइज्म चलेगा। तो आईयूपीएससी के लिए पता है क्या आएगा, कि यादों में तेरी यादें थी, क्या यादें थी कुछ याद नहीं, आईयूपीएससी के बारे में। फिर आइसोइज्म पढ़ते पढ़ते याद आएगा, तेरी याद में सब कुछ भूल गया, क्या भूल गया कुछ याद नहीं। फिर आईयूपीएससी के लिए थॉट आएगा, बस याद हो तुम, एक याद हो तुम, क्यों याद हो तुम, कुछ याद नहीं। क्यों याद हो तुम, कुछ याद नहीं। तो जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है गुड्डू, पिछले चैप्टर की बस वो यादें यादें रह जाती है। फिर सोचता है क्यों पढ़ा था यार वो, क्या काम था यार उसका, क्या था उसमें। तो ये, हाँ भाई, क्या बोल रहा है वो, डाउट चेक करने को, डाउट चेक कर लेते हैं क्या डाउट है। वाह वाह सर,
थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप तो सेम होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, पोजीशन हिलेगी, पोजीशन हिलेगी बेटा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। अब आइसोमेरिज्म अपन बस अब कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट चलेंगे, मजेदार है कॉन्सेप्ट पढ़ने का, वो रखिएगा, है ना। धन्यवाद सेठ जी। और ये जो मैंने लास्ट में ये था ना, इसको मोटिवेशन की तरह लेना आप, यादों में तेरी यादें थी, नहीं तो वो याद बन के रह जाएगा, उसको बार बार रिवाइज करते रहना टाइम मिले जैसे ही। और रिवाइज करने का तरीका बता देता हूँ, क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज करना, क्वेश्चन लगाना रेंडमली, जहां तक जाओ थ्योरी को रिफर करना। टाइम ज्यादा हो गया, धन्यवाद सेठ जी।